वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन बात करेंगे एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर की पार्ट 2 के बारे में। चलिए देखते हैं। देखो, मैं आपको कहाँ तक ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन तक बता दिया था, अपना मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इतना मैं आपको बता दिया था। अब अपन बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। देखो, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा अपना रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा आपका होता है सिक्रीशन। ठीक है। ऑन एन एवरेज जो आपका किडनी में जो ब्लड एंटर करता है ना, वो आपका कार्डिक आउटपुट का 1/5 या तो 1/5 नहीं तो 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट का जो ब्लड है वो आपका किडनी में एंटर करता है। और अगर उसकी एमएल में बात करेंगे तो 1100 से 1200 एमएल पर मिनट किडनी में आपका एंटर करता है। ठीक है। और जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्टर्ड बाय दी 3 लेयर्स। ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं आपकी? एक तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एक आपकी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक आपकी होती है एपिथेलियल सेल्स की ही एक स्पेशल लेयर होती है पोडोसाइट सेल्स की, उनको हम पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। और 2 सेल के बीच में गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स बोलते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इन 3 लेयर की वजह से होता है अपना फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली डेट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन इज पास्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। बोमेंस कैप्सूल ब्लड अपन ऐसे फिल्टर करते हैं कि सारा चीज़ पास हो जाता है, बस खाली किसको छोड़ के, आपका प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं ना आपके 8 to 6%। आप ब्लड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 8 to 6% जितने भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें किसमें फ़िल्टर होके उसका ल्यूमन में चली जाती हैं, वोमेंस कैप्सूल के ल्यूमन में। और जो आपका जीएफआर है, जीएफआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो पर डे कितनी होती है? 180 लीटर्स पर डे। और पर मिनट कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। ठीक है। 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे होती है। ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी किसकी? फिल्ट्रेशन की। अपन बात करेंगे। देखो, ये इसमें क्या होता है, इन जेजीएस जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस और मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, एक स्पेशल सेलुलर कनेक्शन होता है बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो है ना, ये आपकी क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपकी ईफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है। ये आपकी एफरेंट आर्टेरियोल है, ईफरेंट आर्टेरियोल है। तो एफरेंट आर्टेरियोल और आपका डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के बीच में एक सेलुलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ओ, उसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। और अगर आपका जीएफआर में कुछ भी चेंज होता है तो ये रेगुलेट करना चालू कर देता है, यानी कि उसको इंक्रीज करना चालू कर देता है। ठीक है। और जितना भी जो अब 99% ऑफ जीएफआर इज रीअब्जॉर्ब थ्रू द टिबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जो आपका नेफ्रॉन होता है ना, उसमें क्या होता है, 99% जो आपका जीएफआर तो वैसे 180 लीटर पर डे है। तो आपकी यूरिन तो पर बनती है कितनी? 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो फिर इतना सब हमको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। 99 पार्ट जो होता है ना जीएफआर का, वो आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टिबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन इज डन बाय द 2 प्रोसेस। ठीक है। या तो ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली हो या फिर रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली हो। एक्टिवली बोले तो जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा, पैसिवली बोले तो जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। तो एक्टिवली हम किस किस का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का। ठीक है। और पैसिवली हम किस किस का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं? तो आपका वाटर का और नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजिनस बेस का भी कुछ अमाउंट में करते हैं, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करते हैं अपन किसका? पैसिवली में वाटर का करते हैं। ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब जो है ना, ये आपके जो पीसीटी हैं, डीसीटी हैं और आपका कलेक्टिंग, और जो पीसीटी है, डीसीटी है और आपका कलेक्टिंग डक्ट है, जो आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, वो कुछ चीज़ सिक्रेट भी करता है। जैसे कि आपका H+ है, K+ है, अमोनिया है। काय को सिक्रेट करता है? क्योंकि इट हैज़ बिन मेंटेनिंग द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस बनाने में, आयनिक बैलेंस बनाने में किसके बीच में? आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम और नेफ्रॉन के बीच में बनाने के लिए ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब मेनली 3 ही होते हैं आपका, एक तो H+, एक आपका पोटेशियम, एक आपका अमोनिया। ठीक है। अब अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन।
अलग अलग पार्ट का फंक्शन देखेंगे। नेफ्रॉन में इतने सारे पार्ट हैं, उनका फंक्शन क्या है। देखो जो आपको मैं बताया था मालफिजन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्क्यूल, जो आपका बोमेंस कैप्सूल है और आपका ग्लोमेरुलस है, उसका काम तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 लेयर यूज़ होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट का क्या है, पीसीटी। पीसीटी में क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, वो इसी में ही हो जाता है, आपका पीसीटी में हो जाता है। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसका भी रीएब्जॉर्प्शन किस में हो जाएगा, आपका पीसीटी में हो जाएगा। पीसीटी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये आपका पीएच बैलेंस करने में भी, आयनिक फ्लूइड बैलेंस करने में भी आपका बहुत मदद करता है पीसीटी, ठीक है। और पीसीटी में देखो जो आपका सिक्रीशन होता है ना, सिक्रीशन वो 3 चीज़ का होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो पीसीटी में देखना 3 लेटर आते हैं, तो ऐसे याद रखना कि इसमें 3 चीज़ का सिक्रीशन होता है, H+, K+ और अमोनिया का। और एब्जॉर्प्शन आपका एक और चीज़ का होता है, किसका होता है, आपका बाइकार्बोनेट आयन का होता है। ये आपका छोटी सी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो लिखी हुई है, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आपको पता है ऐसा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना, इसमें सबसे मिनिमम होता है, उसमें से भी सबसे मिनिमम इसका असेंडिंग लूप में होता है। जैसे ये मान लो आपका क्या है, ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये इसका असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। ये इसका असेंडिंग पार्ट है। सबसे कम जो होता है ना मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन इसी में होता है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि मेंटेनिंग दी ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करती है, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करती है किसमें, आपकी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और जो आपकी डिसेंडिंग लूप होती है, डिसेंडिंग पार्ट होती है लूप ऑफ हेनले की, वो परमिएबल होती है किसके, वाटर के। और असेंडिंग पार्ट जो होती है वो किसके परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट के। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी कभार कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखनी है, ठीक है। अपन अगले पार्ट की बात करते हैं, नेफ्रॉन की। तो देखो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और वाटर टेक्स प्लेस। देखो इसमें कुछ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, जब ज़रूरत पड़े तब इससे भी अपन अमोनिया का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। और ऑल्सो एब्जॉर्ब दी बाइकार्बोनेट आयन, ये भी आपका बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और ये भी 3 चीज़ का सिक्रेशन करता है, क्योंकि इसमें भी 3 लेटर हैं, तो ये 3 चीज़ का सिक्रेशन करेगा, H+, K+ अमोनिया का, ठीक है। जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये जो होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका नेफ्रॉन का। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ जाते हैं। डीसीटी वाला पार्ट होता है ना आपका, क्या नाम है नेफ्रॉन का, वो बहुत सारे नेफ्रॉन का आके एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में आके जुड़ जाता है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डक्ट, इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स पार्ट टू द मेडुलरी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका, और ये कॉर्टेक्स से चालू होता है, मेडुलरी पार्ट तक जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन ओनली, ठीक है। और जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वो आपका इसी से ही रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में आपका यूरिया जो है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी जाता है, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। इट प्रोड्यूस दी कंसनट्रेटेड यूरिन, इसी पार्ट की वजह से जो आपकी यूरिन होती है वो कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है। और ये भी सिक्रेशन करता है किसका, आपका H+ और K+ का। देखो इसमें कलेक्टिंग डक्ट में 2 वर्ड आते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि इसमें जो होता है ना सिक्रेशन किसका होता है, आपका H+ का और K+ का होता है। अपन बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में है, वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ दी फिल्ट्रेट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो आपकी एनसीईआरटी बोलती है मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से कर सकते हैं अपन कंसनट्रेटेड यूरिन, लूप ऑफ हेनले की वजह से और बासा रेक्टा की वजह से। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द अपोजिट डायरेक्शन, थ्रस दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। द फ्लो ऑफ ब्लड टू द two limbs of basa recta is also the counter current pattern। देखो इसमें क्या होता है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ये आपका बासा रेक्टा है। अब आप सभी को मालूम है कि जो आपकी ऑस्मोलरिटी होती है कॉर्टेक्स में जो होती है वो 300 होती है,
और जो आपकी मेडुलर रीजन में होती है, मेडुलरी रीजन में होती है, वो आपकी 1200 होती है, ठीक है। ऑस्मोलरिटी मेडुलरी रीजन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टेक्स रीजन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, एक लिम्ब से आपका इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा, एक लिम्ब से आपका NaCl निकलेगा, ठीक है। एक लिम्ब से आपका इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा, एक लिम्ब से आपका NaCl निकलेगा, ठीक है। जो आपको पता ही है कि आपका जो असेंडिंग, जो आपका क्या है, ये आपका डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लिम्ब है इसका, लूपा फैलने का, ये आपका असेंडिंग पार्ट है। तो ये किसके परमिएबल होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट के परमिएबल होता है। तो इससे क्या निकलेगा, आपका NaCl निकलेगा, ठीक है। और जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है लूपा फैलने का, वो किसके परमिएबल होता है, आप पीछे पढ़ के आए थे, वाटर के परमिएबल होता है। तो इससे आपका क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब इसमें उल्टा होता है, जो इसका काम असेंडिंग लिम्ब करता है लूपा फैलने में, जो काम असेंडिंग लिम्ब करता है वही काम बासा रेक्टा में डिसेंडिंग लिम्ब करता है, ठीक है। और जो काम लूपा फैलने में डिसेंडिंग लिम्ब करता है, उसका उल्टा काम कौन करता है, आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा करता है। यानी कि काउंटर बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में काम चलना, ठीक है। जो इसका असेंडिंग करेगा वो उसका उल्टा डिसेंडिंग करेगा, जो इसका डिसेंडिंग करेगा लूपा फैलने का, उसका उल्टा इसमें बासा रेक्टा में असेंडिंग करेगा। बस इतना ही काम है इसका। और ये किसकी वजह से होता है, मेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। और हम दो चीज़ की वजह से हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर सकते हैं, जो कि अपना कौन सा, एक तो NaCl है, एक आपका NaCl है, एक आपका यूरिया है। इसकी वजह से जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुलरी फ्लूइड में मेंटेन करके रहता है, ठीक है। और आपकी NCERT लिखती है ह्यूमन किडनी जो है, आपकी ह्यूमन किडनी जो है वो आपकी 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकती है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। जैसे मान लो आपका इनिशियल फिल्ट्रेट जो था 1100 से 1200 ml था, 1100 से 1200 ml था, पर मतलब जो आपका GFR था उसको छोड़ो, आप 1100 से 1200 उस पर कन्फ्यूज हो जाओगे। जो आपका GFR था वो आपका कितना था, आपको याद हो तो 180 ml पर डे बताया था मैंने, बट उसमें से भी हम 99% क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो आपका यूरिन जो बचता है वो तो 1 से 1.5 लीटर ही बचता है ना। तो वही बात बोलना चाह रहा है कि हम उससे 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी, ठीक है। अपन बात करेंगे कि हम किडनी का रेगुलेशन कैसे करें, किडनी को रेगुलेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है। उसमें भी आपके 3 टाइप आते हैं, एक तो हाइपोथैलेमस से, एक आपका जक्स्ट्राग्लोमेरुलस अपरेटस से, एक आपका हार्ट से। तो देखो क्या होता है, जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, तो उसमें कुछ भी आपका मान लो बॉडी वॉल्यूम में चेंज आया, बॉडी वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर आपका कम हुआ, GFR आपका कम हुआ, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा आपका ADH और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन आपको पता ही न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके, आपका हाइपोथैलेमस के। तो जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, GFR कम होगा तो क्या करेंगे, इसका ADH का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। ADH का लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या करता है, इसका नाम ही है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो जो आपका प्रिवेंट और डाईयूरेसिस, यानी कि जो आप यूरिन बार बार जाते हो उसकी मात्रा को कम कर देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट इंक्रीज दी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर और GFR। ये जो पहले जब घटे गए थे इनकी वजह से जो आपका ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ था उसको आप सप्रेस कर देगा, क्योंकि ये सब चीज़ बढ़ चुकी ना, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ चुकी, GFR बढ़ चुकी, तो आपकी ADH की अब ADH की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सप्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये बढ़ जाएंगे वैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगी प्रोसेस, और आपका क्या नाम है, ADH निकलना, सिक्रेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं ये JGA सेल्स भी कब एक्टिवेट होते हैं, जब आपका GFR गिरता है, जब आपका ब्लड प्रेशर गिरता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम गिरता है। तो क्या करता है JGA सेल्स, जो कि मैं आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का सेलुलर अरेंजमेंट है, वो आपका किस और किसके बीच में होता है, आपका एफरेंट आर्टेरियोल और आपका डिस्टल्ट कर्बोनेटेड ट्यूब्यूल के बीच में होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, रेनिन सिक्रेट करेगा, तो एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 1 विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ठीक है। और जो आपका एंजियोटेंसिनोजन 2 होता है वो पावरफुल क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। आपका ADH भी क्या होता है, पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर। अगर मान लो आपका कोई भी पाइप है, ठीक है, आप अगर पाइप को प्रेस करते हो, आपने गार्डन पाइप में कभी
गार्डन में कभी पानी दिया हो या किसी में भी पानी दिया हो, जब आप पाइप को प्रेस करते हो तो उसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही ये दोनों जो है ना आपके, ये आपका एंजियोटेंसिनोजन 2 है, ठीक है, जो आपका ADH है, ये दोनों क्या है, एक टाइप के पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही इट ऑल्सो एक्टिवेट द एडिनल कॉर्टेक्स, जो आपका एंजियोटेंसिनोजन 2 है ना, जब रिलीज होता है तब ये एडिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। उसमें से क्या निकलेगा आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, आपने पढ़े होंगे उधर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, काफ़ी टाइप के हार्मोन्स पढ़े होंगे उधर आपने हार्मोन्स वाला चैप्टर में। तो उसी में से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि आपका एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या कराता अपना, ये अपना रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका, आपका अमोनिया का, वाटर का, इधर से आपका डिस्टल पार्ट ऑफ न्यूरॉन से, ठीक है। और इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, ट्रांस मैकेनिज्म बोलते हैं। इसकी वजह से जो GFR ब्लड प्रेशर जो आपका कम हुआ था वो फिर से बढ़ जाता है। और तीसरा जो मैं बताया था आपको, हार्ट भी अपना रेगुलेशन में मदद करता है। तो हार्ट से क्या निकलता है, ANF निकलता है, जो कि एंटागोनिस्टिक होता है किसके, ट्रांस मैकेनिज्म और हाइपोथैलेमस के। ये दोनों क्या कर रहे थे, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, GFR बढ़ा रहे थे। बट ANF क्या करेगा, ये इन दोनों को घटा देगा, ब्लड वॉल्यूम को भी घटा देगा, ब्लड प्रेशर को भी घटा देगा आपका, और GFR को भी कम कर देगा, ठीक है। ये बात होगी आपकी रेगुलेशन की। अपन आगे चलेंगे मैच्योरेशन। देखो मैच्योरेशन क्या भी नहीं है, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें क्या होगा आपका यूरिन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसके पास क्या होते हैं ना, कुछ ही स्पेशल टाइप के स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे आपका यूरिन बढ़ता जाता है और आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल होता चला जाता है, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, CNS को सिग्नल पहुंचाते हैं। CNS को सिग्नल पहुंचाएंगे तो ये वॉलेंट्री रिस्पांस देगा। तो आपका जो यूरिन है वो, आपका जो यूरिन है ना, उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आपके इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर एंड सिग्नल गोज टू CNS पास मोटर्स में सेंसेशन टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, ठीक है। ये क्या कराएगा, जब CNS को मैसेज पहुंचेगा तो CNS से उसको फिर मोटर फाइबर्स के थ्रू उसमें क्या करेगा, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब ब्लैडर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे का जो स्पिंटर है ना, वो उसका ओपन हो जाएगा। तो रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मैच्योरेशन, ठीक है। रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मैच्योरेशन। द न्यूरल मैकेनिज्म causing it called the maturation reflex, and adult human excrete on an average 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्या नाम है, ये CNS दिमाग से कंट्रोल होने वाला मैकेनिज्म है मैच्योरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स यानी कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी ये यूरिन होती है ना, वो कैसी होती है आपकी नेचर में, कोई बोलेगा ये देखो इतनी होती है, इसका pH जो होता है वो 6 होता है, और ये क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। और आपकी यूरिन में पर डे यूरिया कितना निकलता है, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे निकलता है आपकी यूरिन में। अगर मान लो आपकी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। अगर आपकी यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो बोलेंगे कीटोन यूरिया। अगर ये दोनों चीज़ एक ही पेशेंट में मिले तो वो पेशेंट किसका होता है, डायबिटीज़ मिलाइटिस का, ठीक है। डायबिटीज़ मिलाइटिस का पेशेंट होता है, ठीक है। ये बात होगी आपकी मैच्योरेशन की। अब अपने को पता है कि कुछ ऐसे अदर ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सक्रीशन में मदद में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपका, एक तो लंग्स है। देखो लंग्स क्या करता है आपका, रिमूवल ऑफ 200 ml CO2 एंड ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये रिमूव करता है लंग्स से। आपका 200 ml पर मिनट CO2 रिमूव करता है, और आपका कुछ अमाउंट पे वाटर को भी रिमूव करता है। जो आपका लीवर है वो क्या करता है, सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, यानी कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब का सिक्रेशन करता है आपका कोलेस्ट्रॉल का, स्टीरॉयड हार्मोन का, और आपका विटामिन्स का, ड्रग्स का, और इसका रिमूवल इससे। तो ये लीवर जो है ना, सारा बाइल कंटेनिंग पिगमेंट सब्सटेंस, आपका इस कोलेस्ट्रॉल, आपका स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग,
इन सबको एक्सक्रीशन कराने में मदद करता है आपका लीवर। लंग्स आपका CO2 200 ml पर मिनट CO2 और कुछ अमाउंट में वाटर निकालने का मदद करता है। और जो आपकी स्किन है, स्किन में आपको पता है कि 2 टाइप का ग्लैंड्स होते हैं। एक तो आपका होता है स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। एक आपका होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको बोलते हैं अपन सब्सिशियस ग्लैंड, ठीक है। तो जो आपका स्वेट ग्लैंड है वो आपका किस किस का एक्सक्रीशन कराने में मदद करता है? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड निकालने में मदद करता है। और आपका सेबेशियस ग्लैंड जो होता है स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, पैक्सेस, ये सब निकालने में मदद करता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव बाय दी सलाइवा। ये आपकी NCERT में छोटी सी लाइन दे रखी है कि कुछ अमाउंट में जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपका सलाइवा के थ्रू भी बाहर जाता है। अपन बात करेंगे इसके डिसऑर्डर्स की। तो देखो ये क्या होता है, माल फंक्शन ऑफ किडनी। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है तो यूरिया कलेक्ट हो जाता है आपका ब्लड में, जिसको हम बोलते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या करता है, इट इज़ वेरी हार्मफुल और ये आपका किडनी फेलियर करा देता है। तो किडनी फेलियर का जो टेम्पररी इलाज है वो क्या है, डायलिसिस है, इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस बोला तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, हीमोडायलिसिस बोले तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, तो ठीक है। तो ब्लड हम क्या करेंगे, एक पेशेंट है, ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट। देखो ये क्या होती है ना, एक आपकी ये डायलाइजिंग यूनिट होती है, ठीक है। एक आपकी होती है डायलाइजिंग यूनिट, जिसमें क्या होता है, ये होती है एक सेलोफिन ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होती है, डायलाइजिंग के अंदर ऐसे 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 करके सेलोफिन ट्यूब होती है। और ये जो ट्यूब होती है ना आदमी की आर्टरी, ये आपका मान लो आदमी का हाथ है, ठीक है। तो इसकी आर्टरी से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, इसकी आर्टरी से ऐसे जुड़ी हुई रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलोफिन ट्यूब। और ये डायलाइजिंग यूनिट है ना, इसके अंदर भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, जिसमें क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में सब कुछ होता है, जो भी आपका प्लाज्मा में होगा ना, जितना भी कंपोजिशन सब कुछ होता है एक्सेप्ट आपका नाइट्रोजनस बेस। इसमें एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस को छोड़ के है ना सब कुछ प्रेजेंट होता है। और आपके ब्लड में क्या होता है, आपके ब्लड में, क्योंकि आपका ब्लड में क्या यूरिया प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। और इसमें नहीं होता, तो इसमें क्या है, इस जो ट्यूब में है ना, ट्यूब में हाई कंसनट्रेशन है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस है। और इधर है नहीं, लो कंसनट्रेशन है। तो हाई से लो ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका क्या है ना, ऐसे ऐसे करके अपन ब्लड को फिल्टर कर देंगे, और वापस से ब्लड जो है दूसरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये तो होती है हीमोडायलिसिस, बट ये टेम्पररी प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका टेम्पररी प्रोसेस है। और फिर क्या नाम है, इसमें आपको एंटी कोएगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अपन उसमें डालेंगे, सेलोफिन ट्यूब में डालेंगे, तो आपका ब्लड कहीं क्लॉट हो गया तो फिर अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें एंटी कोएगुलेंट डालते हैं। और आफ्टर ट्रीटमेंट अपन उसमें फिर एंटीकोएगुलेंट को हटाने के लिए एंटी हेपेरिन का यूज़ करते हैं, ताकि जो है वो फिर से जाके उसमें भी क्लॉट नहीं हो पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। बट ये क्या नाम है, ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी महंगा प्रोसेस है, इस वजह से हर कोई इसको करा नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। अगर आपकी किडनी पूरी फेल हो चुकी है तो इसमें सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ही होता है, ठीक है। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन दी ट्रांसप्लांटिंग बाय द डोनर। और ये भी किससे, या तो क्लोजली रिलेटिव से होनी चाहिए या फिर आपकी एकदम मैच कर जानी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम। वो भी कौन सा, आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो आप उसमें पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है ना। तो सेल मीडिएटेड वाली इम्यूनिटी जो होती है ना, वो आपकी इम्यून ग्राफ्ट रिजेक्शन और इम्यून सिस्टम रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये तो बात होगी आपके रीनल फेलियर की और हीमोडायलिसिस की, कैसे करेंगे। अगर मान लो रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है, रीनल स्टोन, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं हम, स्टोन्स ऑफ इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑफ ऑक्सिलेट फॉर्म्ड विद इन दी किडनी, ठीक है। स्टोन हो या फिर इनसॉल्युबल मास हो, क्रिस्टल जैसा हो, किसका, ऑक्सिलेट का, विद इन दी किडनी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल कैल्कुलाई बोलेंगे। और एक और जो बीमारी है आपकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब आपको पता ही है, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी
इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज एंड इन्फेक्टेड। इसमें क्या होता है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको कोशिश करा कि सारी लाइनें कवर करा दूं आपकी 2 वीडियो के अंदर अंदर। मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और एक बार मैं आपको नेफ्रॉन का भी डायग्राम बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ईफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल से आएगा, इधर इधर बंच ऑफ कैपिलरी बनाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर इधर से जाके ईफरेंट आर्टीरियोल में कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ये आपका क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये आपका पीसीटी हाईली कॉइल्ड पार्ट जो आपका जस्ट इसके बाद से चालू होता है, बोमेंस कैप्सूल के बाद, इसको बोलते हैं पीसीटी। इस वाले पार्ट को बोलेंगे आप क्या बोलते हैं इसको हम, लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले के भी 2 पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। फिर इसके बाद भी हाईली कॉइल्ड पार्ट स्टार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं डीसीटी। और बहुत सारे डीसीटी एक कॉमन डक्ट में जाके खुलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट सबसे लंबी लॉन्गेस्ट डक्ट होती है आपकी। इस डक्ट का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। डक्ट ऑफ बेलिनी और कलेक्टिंग डक्ट बात एक ही है, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और जो मैं आपको रेगुलेशन वाला पार्ट बताया, कौन सा हार्मोन किस में यूज होता है, ठीक है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर से लगभग आप 2 क्वेश्चन तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो, ठीक है। हर साल आपको 2 से 3 PYQ देखने को मिल ही जाते हैं। किसी किसी साल अगर अच्छा हुआ तो आपको 3 भी मिलते हैं, नहीं तो 2 तो मिनिमम मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश किया कि 2 वीडियो के अंदर अंदर पूरा आपको समझा दूं अच्छे से, ठीक है ना। 2 वीडियो के अंदर अंदर पूरा मैं आपको कोशिश किया समझाने का, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा अपना और अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट बनाने की और आपको डिलीवर करने की, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।